हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ें 10 सीबीएसई साइंस सिंपल एंड इजी मेथड में। हमने स्टार्ट किया है बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। हम सब जानते हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं जो ह्यूमन को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइफ में सस्टेन करने में, लाइफ में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। आज हम जो इसका सेकेंड टॉपिक रेस्पिरेशन वो हम करने जा रहे हैं। इसमें थोड़ी इक्वेशंस आएंगी, थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप कीजिए, बहुत इजीली आप इसको समझ लोगे। हमने इसमें जो पढ़ना है, जो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। हम जो इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, यानी हम इसमें रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देखेंगे, हम केमिकल इक्वेशन देखेंगे, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है रेस्पिरेशन। हम डिफरेंस देखेंगे ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या होता है, एंड रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आता है एनर्जी करेंसी एटीपी। इसका रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इसका रोल क्या होगा। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी हम एरोबिक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे, हम ग्लूकोज का पाथवे देखेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ब्रीदिंग मैकेनिज्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हम रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स पढ़ेंगे। तो क्विकली, बिना कोई टाइम वेस्ट किए, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आप सबको क्या करना है, आप सबको चैनल सब्सक्राइब करना है यदि आपने नहीं किया है, और आपको वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। आपको पसंद आता है तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और आपका कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेशन, हम इसमें डेफिनेशन और केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। जैसे कि रेस्पिरेशन हम जानते हैं, रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जो थ्रू आउट द लाइफ नॉन स्टॉप चलती रहती है। हम सब जानते हैं रेस्पिरेशन कैसी है, इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं पहले। रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। यानी सिंपल वे में हम देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन जो है, इट इज एन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग विच एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी जो रिलीज होती है वो एटीपी के फॉर्म में, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। मैं थोड़ा सा इसमें आपको सिंपल इसमें समझा देती हूँ। हम जो फूड लेते हैं, हम फूड लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर सिंपल सब्सटेंस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्लूकोज हमारा ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन भी हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। तो ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज, इसको क्या करता है, ब्लड हर सेल के पास लेके जाता है। यानी आप देख रहे हो, ये जो ग्लूकोज है C6H12O6 एंड ऑक्सीजन, ये हमारा ब्लड जो है वो हर सेल के पास लेके जाता है, और सेल के अंदर जाकर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज कंबाइन होते हैं, और क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है, ये 38 एटीपी के फॉर्म में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले बोला, इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इक्वेशन क्विकली हमने देख ली है। C6H12O6, C6H12O6 glucose, it reacts with oxygen, it forms carbon dioxide, water, and energy is released, which is stored as a 38 ATP molecule in the form of mitochondria. अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है, ये हमारी वेरियस एक्टिविटी, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप वॉक कर रहे हो, आप रन कर रहे हो, या हमारे बॉडी की दूसरी एक्टिविटीज, ग्रोथ है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, बाकी सारी एक्टिविटीज में, हार्ट बीट्स है, सेल रिपेयर है, इन सब में काम आती है। तो ये क्लियर है। अब हम इसके बाद आगे देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। ब्रीदिंग हम सब जानते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं एंड CO2 एक्सहेल कर रहे हैं। तो हम जो इनहेलेशन है एंड एक्सहेलेशन है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हम जो इन कर रहे हैं ऑक्सीजन एंड CO2 जो आउट कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो है एक सिंपल एंड फिजिकल प्रोसेस है। यहाँ पर नो एनर्जी इज रिलीज्ड, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती। ये सिंपल फिजिकल प्रोसेस है, यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस।
नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रीदिंग में कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते, सो नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड, नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, जो ब्रीदिंग होता है इसमें जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो लंग्स है, ब्रीदिंग सेल के अंदर नहीं होता है, तो ब्रीदिंग को हम कह सकते हैं ब्रीदिंग इज एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर एक्टिविटी। ये एग्जाम में आता है, आपने ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। हम रेस्पिरेशन देख लेते हैं क्विकली। जैसे मैंने अभी आपको बोला, रेस्पिरेशन है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग विच एनर्जी इज रिलीज्ड। जो रेस्पिरेशन है इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि इसमें बहुत स्टेप में होती है, आप अभी आगे देखोगे, थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, लेकिन आप मेरे साथ आराम से पढ़िए स्टेप बाय स्टेप, आप बहुत इजीली इसको समझ पाओगे। तो रेस्पिरेशन जो है इट इज अ कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। और जैसे हमने देखा था कि ब्रीदिंग के अंदर एंजाइम एक्टिविटीज नहीं होती, यहां पर बहुत सारे लॉट्स ऑफ एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड। क्लियर है? ओके। यहां पर एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मेन ऑर्गेनल जो सेल ऑर्गेनल, जो रेस्पिरेशन के अंदर लंग्स सेल ऑर्गन है, जबकि ये ऑर्गेनल है, साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसमें इन्वॉल्व होता है। रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं इंट्रा सेल्यूलर एक्टिविटी। तो ये आपको क्लियर है? चलिए हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। अब हम दूसरा देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। एग्जाम में या तो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस आता है, या रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस आता है, या आप आगे देखोगे एरोबिक एनारोबिक में डिफरेंस आता है। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, व्हाई फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। Why respiration and photosynthesis are opposite to each other? पहले हम क्विकली देख लेते हैं। रेस्पिरेशन तो मैंने आपको समझा दिया है, मैं एक बार क्विकली आपको बता देती हूँ। रेस्पिरेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, जब भी एनर्जी अलोंग विथ प्रोडक्ट रिलीज होती है तो हम उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये कैटाबोलिक प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटाबोलिक मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। रिएक्शन हम देख लेते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी रिलीज हो रही है जो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो रही है। रेस्पिरेशन ऑकर्स ड्यूरिंग डे एज वेल एज नाइट, डे नाइट पूरे समय 24 आवर्स रेस्पिरेशन चलता है। तो रेस्पिरेशन क्लियर हो गया है, ये इस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है एंड कैटाबोलिक प्रोसेस है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फोटोसिंथेसिस देख लेते हैं हम। फोटोसिंथेसिस क्या है? ग्रीन प्लांट, it involves synthesis of food by green plants in the form of glucose. ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, रूट वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट ऑलरेडी रहता है, और ये सनलाइट एब्जॉर्ब करके ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनाता है। क्लियर है? ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों एंडोथर्मिक प्रोसेस है? क्योंकि यहां पर सनलाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं? सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबोलिक प्रोसेस। एनाबोलिक मतलब यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं मॉलिक्यूल, सिंथेसिस हो रहा है। जब ब्रेकिंग डाउन होता है तो कैटाबोलिक होता है, जब सिंथेसिस होता है तो एनाबोलिक होता है। तो जो फोटोसिंथेसिस है ये एक एनाबोलिक प्रोसेस है, यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है इट ऑकर्स ओनली डे टाइम। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस तो आपको क्लियर हो गया है। एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। आपको सिंपल लिखना है, रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, ये सिंथेसिस ऑफ फूड है, यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है, फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक है। रेस्पिरेशन कैटाबोलिक है,
फोटोसिंथेसिस एनाबोलिक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है, रेस्पिरेशन में आप देखिए ये जो रिएक्टेंट है, यानी ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ये जो रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस के वो प्रोडक्ट है। मतलब रेस्पिरेशन में जो रिएक्टेंट होंगे फोटोसिंथेसिस के वो प्रोडक्ट होंगे, और रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट होंगे वो फोटोसिंथेसिस के वो रिएक्टेंट होंगे। क्लियर है? रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट होंगे वो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट है। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैंने आपको रेस्पिरेशन समझाया, इसमें एटीपी फॉर्म होता है और एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है, लेकिन इसको आपको डिटेल में समझना जरूरी है। आप बहुत ध्यान से सुनिए क्या होता है। मैं पहले आपको सिंपल एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। होता क्या है, हमारी जो सेल है, सपोज मैंने आपको यहाँ बनाई सेल, ठीक है। इस सेल में हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब जो ग्लूकोज है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ग्लूकोज जी प्लस ऑक्सीजन, ये सेल में पहुंच जाते हैं। अब जो ग्लूकोज ऑक्सीजन है ये तो चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर टू लो एनर्जी मॉलिक्यूल एडीपी एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। यानी ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और फॉस्फेट मॉलिक्यूल, दो लो एनर्जी, बहुत लो एनर्जी मॉलिक्यूल है। आप ये ध्यान रखना, ये लो एनर्जी मॉलिक्यूल ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है। अब रेस्पिरेशन के दौरान जब ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन यहाँ आते हैं, ऑक्सीजन यहाँ चली गई। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर हम सबको पता है ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज कंबाइंड होता है और एनर्जी रिलीज होती है। आप यहाँ देख सकते हो। तो जैसे ही एनर्जी रिलीज होती है, ये जो एडीपी एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल है ये चले जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल ये माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं जहां पर एनर्जी रिलीज हुई है। ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तीनों कंबाइंड हो जाते हैं और एटीपी बन जाता है। ये जो एटीपी है ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहता है। यानी आपको क्लियर हो गया है। मैंने आपको क्या बताया, सेल के साइटोप्लाज्म में एडीपी एंड फॉस्फेट दो लो एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे ही हमारा ब्लड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को लेके जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। जैसे ही एनर्जी रिलीज होती है, ये एडीपी एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस एनर्जी को एटीपी जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। अब ये जो एटीपी है, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एवरी टाइम 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। जब भी हमें एक्टिविटीज करना है, whenever we need energy, one ATP molecule breaks down by using water and releases 30.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी। यानी जब भी, अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हम वॉक कर रहे हैं, हम रन कर रहे हैं, अब जो भी फिजिकल एक्टिविटी या जो भी मेंटल एक्टिविटी, जो भी आप एक्टिविटी करते हो, एवरी टाइम वन एटीपी मॉलिक्यूल वाटर को की हेल्प से वाटर के साथ रिएक्शन करके ये क्या करेगा, एडीपी एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल ये वापस ब्रेक डाउन कर देगा, ये वापस साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे और 1 एटीपी मॉलिक्यूल से हमें हर टाइम 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी मिलेगी जो हमारी एक्टिविटीज में काम आएगी। तो ये क्लियर हो गया है आपको। चलो अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है ये दो टाइप का होता है। रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे नाम से ही आपको पता है, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन बहुत सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए। क्लियर है? ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड ऑकर्स। ऑक्सीजन सब सफिशिएंट अमाउंट में है तो जो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो नेचुरली एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है माइटोकॉन्ड्रिया। हमेशा याद रखना, एरोबिक रेस्पिरेशन कभी भी साइटोप्लाज्म में नहीं होता, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम देख लेते हैं। अब मैंने जैसे आपको बोला
ऑक्सीजन सफिशिएंट है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, तो इसके अंदर इल्ड भी बहुत हाई होगी, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 38 एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। एंड प्रोडक्ट जो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होगा। रिएक्शन देख लेते हैं हम। ग्लूकोज इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है जो एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। इसका एग्जांपल है ह्यूमंस और जितने हायर एनिमल्स हैं, इवन हमारे हायर प्लांट्स भी आएंगे इसमें। क्लियर है? चलिए अब हम एनेरोबिक रेस्पिरेशन देख लेते हैं। एनेरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मसल सेल में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी होता है। अब नेचुरली ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है, ऑक्सीजन बहुत नहीं है, तो यहां पर क्या होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। इसकी साइट ऑफ एनेरोबिक साइटोप्लाज्म में एग्जाम में आता है ये। एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एनेरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है। नेचुरली पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है, ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं, एनर्जी बहुत नहीं मिलेगी, ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मिलते हैं। एंड प्रोडक्ट, ये ध्यान से सुनना, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट या तो इथेनॉल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 एटीपी तो बन रहे हैं, ये हमारा ईस्ट में होता है, ये एग्जाम्पल ईस्ट का है। या लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है, यदि लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है जो ह्यूमन मसल सेल में हो रहा है, तो यहाँ पर हमें लैक्टिक एसिड एंड 2 एटीपी मिलेगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता है। तो आपको एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस समझ में आ गया है। अब हम थोड़ा, जो बहुत इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा ये टफ है, मैं आपको आराम से समझाऊंगी, हम इसका पाथवे देख लेंगे और फिर हम इसी एरोबिक एनारोबिक का इसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारा जो ग्लूकोज ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है, ऑक्सीजन भी ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है, ये दोनों कहाँ आते हैं, सेल में। सेल में जाकर कंबाइंड होते हैं। अब जब सेल में आते हैं, पहले आप यहाँ ध्यान से देखना, ग्लूकोज एंड यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ग्लूकोज का जी प्लस ऑक्सीजन, ये सेल में आ गए, सेल के ये आ गए साइटोप्लाज्म में। अब क्या होता है, साइटोप्लाज्म में कभी भी ऑक्सीजन नहीं रहती, ऑक्सीजन इमीडिएटली चली जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, यदि एरोबिक हो रहा है। एनारोबिक में तो माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता, तो ये ऑक्सीजन चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहां पर क्या रह गया, ओनली ग्लूकोज, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में क्या रह गया, ओनली ग्लूकोज, ओनली ग्लूकोज। क्लियर है ये? चलिए अब मैं समझाती हूं आपको। तो ये जो ग्लूकोज है, अब ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, यहां पर कार्बन है 6। तो ये जो ग्लूकोज है, मैंने आपको जैसे बोला, मैंने आपको अभी बोला, ये साइटोप्लाज्म में है ना, सेल की साइटोप्लाज्म में ये जो ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म में मैंने आपको, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला था यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये इन साइटोप्लाज्म ग्लूकोज जो है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, आप भी ऐड कर लीजिए। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सेल की साइटोप्लाज्म में 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज ये कन्वर्ट हो जाता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट में। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, और पाइरुवेट पे कार्बन 3 होता है और मॉलिक्यूल्स 2 है, तो बैलेंस हो गया बराबर। तो ग्लूकोज जो है, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज in cytoplasm of cell in absence of oxygen it converts into 2 molecule of pyruvate। इस प्रोसेस को, ग्लूकोज का पाइरुवेट में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्लियर हो गया? अब हमें पाइरुवेट मिल गया। अब एक्चुअल में ये पाइरुवेट ब्रेक डाउन होता है, पर हम जब रिएक्शन लिखते हैं, हम सबको पता है, हम उसमें ग्लूकोज दिखाते हैं। रीजन है कि पाइरुवेट एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, इसलिए हम अनस्टेबल कंपाउंड को न लिख के हम ग्लूकोज लेते हैं। पर एक्चुअल में ब्रेकडाउन जिससे एनर्जी मिल रही है वो पाइरुवेट से मिल रही है। अब ये पाइरुवेट चला जाता है, पहले हम अलग अलग पाइरुवेट का पाथवे देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एरोबिक रेस्पिरेशन, मैं यहां लिख देती हूँ एरोबिक रेस्पिरेशन। पहले हम इसका पाथवे देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन का।
अब ये जो पाइरूवेट है हमारा 2 मॉलिक्यूल्स पाइरूवेट, ये कहाँ पहुंच गया? मैंने आपको बोला था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो ये जो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है यहाँ पर चला जाता है पाइरूवेट। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स पाइरूवेट ये चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो इन माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मैंने बोला है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट और ऑक्सीजन कंबाइंड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज होती है? हमें पता है 1 मॉलिक्यूल से 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये एनर्जी रिलीज हो गई इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ पर हो रहा है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, जहाँ पाइरूवेट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके एनर्जी रिलीज करता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। एरोबिक रेस्पिरेशन क्लियर है? चलिए अब हम एनएरोबिक देख लेते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जैसे हम देखते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, टोटली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट। ईस्ट जो है ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, हम सब जानते हैं इसके अंदर प्रोकैरियोट है, इसके अंदर कोई डेवलप्ड ऑर्गन तो होते नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, यहाँ पर जो भी एक्टिविटी होनी है साइटोप्लाज्म में ही होती है। तो होता क्या है, पहले साइटोप्लाज्म में पहले पाइरूवेट बनता है, पाइरूवेट ईस्ट में भी बनता है, ईस्ट में भी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है। अब जो पाइरूवेट है वो साइटोप्लाज्म में ही है, तो साइटोप्लाज्म में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाइरूवेट जो है अनस्टेबल कंपाउंड है, ये जो है इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ये क्या करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में। इथेनॉल मतलब अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी रिलीज होती है। इसको मैं काट देती हूँ, एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी रिलीज होती है 2 एटीपी के फॉर्म में। क्लियर है? ये एनर्जी रिलीज होती है 2 एटीपी के फॉर्म में। यहाँ आपने लिखना है 2 एटीपी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन है ही नहीं और पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, तो यहाँ पर एनर्जी बहुत कम मिलती है। इस प्रोसेस को ईस्ट में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पाइरूवेट का इथेनॉल में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। मैं यहाँ लिख देती हूँ फर्मेंटेशन। क्लियर है? अब एक और एनारोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं, जो लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, जो हमारी मसल सेल्स में होता है। ये कैसे होता है ये हम बाद में देखेंगे। जो एनिमल ह्यूमन की मसल सेल्स में भी कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसे मैंने बोला, एनारोबिक हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है, तो ये सेल की साइटोप्लाज्म में ही होता है इन एब्सेंस ऑफ इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, नॉट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। यहां पर क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है और एनर्जी बनती है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल आप कट कर दीजिए, एनर्जी बनती है जो 2 एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिलीज होती है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है। तो ये पाथवे क्लियर हो गया है आपको। ये जो है मैंने आपको बोला ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है, जिसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल होता है, 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। एनएरोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल बनता है, जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, 2 एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। और लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड बनता है और 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। चलिए अब हम इसको डिटेल में इसको हम पढ़ लेते हैं पहला पूरा। पहले हम जो पाथवे मैंने आपको पढ़ाया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहले एरोबिक रेस्पिरेशन देख लेते हैं। मैंने आपको जैसे बोला एरोबिक रेस्पिरेशन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है। यहाँ पर पहले प्रोसेस मैंने आपको बताई थी ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या था, कन्वर्टिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज में 6C है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट इन द साइटोप्लाज्म इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? ये तो अभी मैंने बता दिया। दूसरा, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, ये जो 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में जब जाते हैं, इन माइटोकॉन्ड्रिया ये जो 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और कंप्लीट इसका ऑक्सीडेशन होता है और 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस होती है उसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे।
पहला है हमारा ग्लाइकोलिसिस और दूसरा है हमारा क्रेब्स साइकिल। क्लियर है? क्रेब्स साइकिल। चलो अब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन देख लेते हैं, जो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है, और जो एरोबिक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया। एनारोबिक का साइट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म होता है। चलो हम देख लेते हैं, ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिसका एग्जांपल ईस्टर्न बैक्टीरिया है। यहाँ पर जो ग्लूकोज है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल किस में कंप्लीट हो गया? पाइरूवेट में। इस प्रोसेस को भी हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। लेकिन बाद में पाइरूवेट, ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, तो पाइरूवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथेनॉल में, और 2 एटीपी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एंड 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन, जो ईस्ट में होता है, जहां एल्कोहल बनता है। अब जो मैंने आपको बताया था कि इसको थोड़ा मैं डिटेल में बताऊंगी, जो मसल सेल्स में, ह्यूमन या एनिमल की मसल सेल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। मैं 2 मिनट में आपको समझा देती हूँ, पहले आप ये देख लीजिए। इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। होता क्या है, कई बार विगरस फिजिकल एक्सरसाइज, बहुत तेजी से हम फिजिकल, आप जिम में जा रहे हो, रन कर रहे हो, बहुत फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हो गई, सिर्फ ह्यूमन में नहीं, इवन एनिमल में। डॉग है एकदम तेजी से दौड़ रहा है, डियर है एकदम तेजी से दौड़ रहा है, तो सब बहुत क्या होता है, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी होने से जो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी है, ऑक्सीजन है, वो फटाफट कंज्यूम हो जाती है। जितनी भी ऑक्सीजन है वो एटीपी में कन्वर्ट होने में यूज हो जाती है। तो अब वहां पर क्या हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया। हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो ऑक्सीजन है ये तो यूज्ड अप हो गई, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो अब लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, जो पाइरूवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा पाएगा। पाइरूवेट कहाँ रह जाएगा? साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में ही रह जाएगा। और साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट तो अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ये जो पाइरूवेट में जो है साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट है, ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, 2 एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और लैक्टिक एसिड जो है हमारी मसल्स में डिपॉजिट हो जाएगा। इससे हमें क्रैम्प्स आएंगे और थोड़ा पेन होगा। तो सिंपल 2 to 3 मिनट्स होता है ये, कुछ नहीं करना है, आप सिंपली लाई डाउन हो जाइए, तेज ब्रीदिंग कीजिए जिससे ऑक्सीजन जल्दी मिले, या हॉट वाटर बाथ ले लीजिए, इससे इमीडिएटली ऑक्सीजन मिल जाएगी और हमारा नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। हम क्विकली देख लेते हैं इसको। इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ ह्यूमन और एनिमल सेल in lack of oxygen. During vigorous physical activity, oxygen gets used up faster. Glucose is converted into lactic acid. कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बनती ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है, सडन बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल सेल्स कॉजेस क्रैम्प्स एंड पेन्स। आप सबने क्रैम्प्स एंड पेन्स देखे होंगे। नो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस। यहाँ पर हमने क्या करना चाहिए फॉर रिलीफ, हॉट वाटर बाथ ले लीजिए और लाई डाउन हो जाइए, मसाज कर लीजिए, ताकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। रिएक्शन देख लीजिए, ये ग्लूकोज इन द साइटोप्लाज्मा 2 पाइरूवेट में कन्वर्ट हो गया, इस प्रोसेस को हमने कहा है ग्लाइकोलिसिस। लैक ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तक वो पहुंच ही नहीं पाता, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड एंड 2 एटीपी। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। यानी हम अभी आपने ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस देखा था, तो ब्रीदिंग जैसे मैंने बोला था सिंपल फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन इसका मैकेनिज्म कैसे होता है ये हमें समझना जरूरी है। जो ब्रीदिंग है मैं आपको सिंपल इसमें बताती हूँ। मैंने आपको बोला था हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, CO2 एक्सहेल करते हैं। तो हमारा जो 1 इनहेलेशन है, 1 इनहेलेशन हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आउट कर रहे हैं। 1 एक्सहेलेशन, 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन, ये ऑक्सीजन हो गया, ये CO2 है। इसको हम कहते हैं 1 ब्रेथ। ठीक है, हम इसको कहते हैं 1 ब्रेथ। तो एडल्ट ह्यूमन के अंदर 15 to 18 टाइम्स पर मिनट ब्रीदिंग रेट होता है, और हम फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं तो ये ब्रीदिंग रेट हमारा फास्ट होता है। तो चलिए अब हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग।
ब्रीदिंग में क्या होता है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले आपको क्विकली समझा देती हूँ। ब्रीदिंग एक्चुअली क्या होता है, ब्रीदिंग के अंदर दो ही ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। वो होता है हमारा रिब केज और दूसरा है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम एंड रिब केज, इन दोनों की मूवमेंट से ही ब्रीदिंग होता है। क्लियर है? अब होता क्या है, आप 2-3 1 मिनट के लिए समझ लीजिए। हमारे जो लंग्स है, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ह्यूमन में 2 लंग्स होते हैं जो हमारी थोरैसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो लंग्स होते हैं ये रिबगेज से कवर होते हैं। ये रिबगेज से कवर होते हैं। तो रिबगेज क्या होता है, ये केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये मसल्स ऑफ, ये हम आगे देखते हैं। रिबगेज क्या होता है, रिबगेज जो है सॉफ्ट बोन्स का बना हुआ एक पूरा केज लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिबगेज। अब रिबगेज के नीचे यहाँ पर, रिबगेज के नीचे यहाँ पर क्या होता है, एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या करता है, हमारी जो एब्डोमेन कैविटी है इसको ये सेपरेट करता है लंग्स से। क्लियर हो गया? तो हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है ये सिंपल मूवमेंट है रिबगेज एंड डायफ्राम की। अब हम देख लेते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है, इनहेलेशन को ब्रीदिंग इन, हम ऑक्सीजन इन करते हैं। इसका एक और नाम है इंस्पिरेशन। ठीक है, आप पहले समझते जाइए। इंस्पिरेशन में क्या होता है, हम जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को इन करते हैं, तो जब भी इनहेलेशन होता है यानी ऑक्सीजन अंदर आ रही है तो ये जो प्रोसेस होती है पहली, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। यानी जैसे ही हम पहले रिबगेज एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होंगे। क्लियर है? जैसे ही रिबगेज एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होंगे ऑक्सीजन हमारी अंदर आएगी। अब कैसे आएगी हम देखते हैं। रिबगेज एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, जैसे मैंने बोला मसल्स ऑफ रिबगेज कॉन्ट्रैक्ट, मसल्स ऑफ रिब कॉन्ट्रैक्ट होती है। बेसिकली मैं एक चीज और आपको बताऊंगी इसमें, ये जो हमारा रिब की है और ये रिबगेज में लंग्स और रिब के बीच में जो मसल्स होती है उस मसल का नाम लिख लीजिए आप, इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये मैं जो आपको बता रही हूँ कि मसल्स ऑफ रिब्स कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो अब ये इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये जो क्या करेंगे, रिबगेज को अपवर्ड मूव करेंगी। रिबगेज अपवर्ड मूव हो गया, ऊपर की ओर मूव हो गया। ठीक है, रिबगेज मूव्स अप, बाहर की साइड ऊपर की ओर मूव कर गया। सेम टाइम में डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम भी, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जो डायफ्राम है ये होगा डाउनवर्ड। ये कॉन्ट्रैक्ट होके कहाँ चला गया, डाउनवर्ड। तो रिबगेज अपवर्ड हो गया, डायफ्राम डाउनवर्ड हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्पेस क्रिएट हो गया। अब जब स्पेस क्रिएट हो गया तो ये जो लंग्स है हमारे, ये जो लंग्स है ये चेस्ट कैविटी हमारी लार्ज हो जाएगी और लंग्स जो है बड़े हो जाएंगे, लंग्स लार्जर हो जाएंगे। चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, लंग्स भी हमारे बड़े हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो एयर आ रही है, जो ऑक्सीजन आ रही है वो फटाफट हमारे लंग्स के अंदर ये जो है सख्त हो जाएगी लंग्स के अंदर। क्लियर है? पहला समझ में आया? पहले मैंने क्या बोला आपको, अच्छा यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है। ये जो है हमारा जो है ऑक्सीजन मूव हो रही है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन। एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, अभी यहाँ पर गैप हो गई, यहाँ पर ऑक्सीजन अभी फिलहाल नहीं है, तो ऑक्सीजन बाहर से हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन मूव करेगी। तो मैंने आपको क्या बोला, पहले इनहेलेशन में ऑक्सीजन इन आएगी, हमारे रिबगेज और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिबगेज की मूवमेंट अपवर्ड होगी, डायफ्राम की डाउनवर्ड होगी। इससे क्या होगी, चेस्ट कैविटी लार्जर हो जाएगी और एयर जो है वो हमारी अंदर आ जाएगी। अब हम दूसरा देख लेते हैं, एक्सलेशन, ब्रीदिंग आउट, CO2 को आउट होना, यानी हम इसको कहते हैं एक्सपिरेशन। ये कब होगा, रिलैक्सेशन। जैसे वहां कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, अब रिबगेज एंड डायफ्राम दोनों रिलैक्स करेंगे। तो जैसे ही दोनों रिलैक्स करेंगे तो रिबगेज जो ऊपर गया था वो डाउनवर्ड आ जाएगा, रिबगेज नीचे आ जाएगा। आप यहां देख रहे हैं मसल्स रिलैक्स एंड रिबगेज मूव्स डाउनवर्ड, रिबगेज नीचे आ गया। डायफ्राम भी रिलैक्स करेगा एंड इट मूव्स अप, डायफ्राम ऊपर आ गया। अब जो इनके बीच की गैप थी वो गैप खत्म हो गई,
है ना, गैप खत्म हो गई, चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस। अब चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाएगी और जो CO2 उसके अंदर आई है ऑलरेडी वो क्या हो जाएगी, बाहर लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी। तो ये बहुत सिंपल मैकेनिज्म होता है जो सिर्फ रिबगेज और डायफ्राम की मूवमेंट से होता है। तो आपको ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्लियर हो गया है। ये डायग्राम भी आपने अच्छे से करना है, एग्जाम के अंदर ही आता है। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बता देती हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा। पहला हमारा आता है नोज या नॉस्ट्रल्स, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, फिर आएगा वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई एंड डायफ्राम। पहले आप डायग्राम में सब फटाफट देख लीजिए। ये हमारे दो नॉस्ट्रल्स हो गए, इसके बाद हमारा आ जाएगा नेजल पैसेज, ये वाला पार्ट, फिर जो हमारी माउथ कैविटी इससे सेपरेट होता है। बाद में ये पूरी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये फेरिंग्स आ जाएगा। यहाँ पर आगे हमारा वॉइस बॉक्स है जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं, ये वाला पार्ट। उसके बाद हमारा पूरा का पूरा ट्रैकिया आ जाएगा। इसके बाद रिंग ऑफ कार्टिलेज से ये पूरा कवर होगा। अब ये ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं, फिर ब्रोंकाई वापस ब्रोंक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा और लास्ट में एल्यूवेलाई होगा। इसको जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी मैं आपको समझाती जाऊंगी। चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं नॉस्ट्रिल्स। आप देख रहे हो हमारे अंदर 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं। ये जो है यहाँ से एयर हम अंदर लेते हैं और इसके ऊपर का कंप्लीट पैसेज है जिसे हम कहते हैं नेजल पैसेज। ठीक है, मैं यहाँ एक बार और दिखा देती हूँ। ये हमारा नॉस्ट्रिल्स हो गए और ये हमारा हो गया नेजल पैसेज, ये वाला। चलिए इसको देख लेते हैं। अब ये जो नेजल पैसेज है ये लाइंड होता है, पूरा लाइंड अप होता है विथ फाइन हेयर एंड म्यूकस। हमारा जो नेजल पैसेज है इस पे कंप्लीट हेयर एंड म्यूकस होता है, क्योंकि ये हेयर क्या करता है, इट हेल्प्स टू रिमूव डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल्स जो भी हम जब एयर ब्रीथ करते हैं उसमें काफ़ी डस्ट होती है, तो ये म्यूकस से स्टिक होके हेयर उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, ताकि हमारे अंदर जो हम आगे जो एयर जा रही है वो क्लीन एयर जाए, डस्ट फ्री एयर जाए। तो नोज एंड नॉस्ट्रिल का काम आपको समझ में आ गया। अब हम इसके आगे देखते हैं। पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये आगे, जैसे मैं यहाँ देख रहे हो आप, ये माउथ कैविटी, ऊपर माउथ कैविटी होती है, फिर माउथ कैविटी के बाद फेरिंग्स स्टार्ट होता है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा फेरिंग्स। अब मैं आपको बताती हूँ फेरिंग्स क्या होता है। ये माउथ एंड विंड पाइप दोनों के बीच में होता है। माउथ के बाद स्टार्ट होता है फेरिंग्स और बाद में आता है हमारा विंड पाइप। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो फेरिंग्स है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन एंड फूड दोनों साथ जाते हैं, उसके बाद ये सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर है? ये जो फेरिंग्स है यहाँ पर जो है, ये फेरिंग्स है यहाँ पर जो है फूड एंड ऑक्सीजन दोनों साथ साथ जाते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद हम आएंगे लैरिंग्स। लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स, यहाँ पर ट्रैकिया के ऊपर आप यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ देखिए ये हो गया हमारा लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स ये यहाँ नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये जो लैरिंग्स होता है जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, ये टॉप ऑफ द नेक यानी ट्रैकिया के ऊपर होता है। यहाँ पर 2 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आपने साउंड में ऑलरेडी पढ़ा है, जो हमारे साउंड प्रोड्यूस करने में, वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अब इसके नीचे मेन ऑर्गन हो गया ट्रैकिया, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक दो चीजें और बताऊंगी। आप ये देखिए, हमारा ये नेजल पैसेज हो गया, फेरिंग्स हो गया, ये हमारा लैरिंग्स हो गया और यहाँ पर हमारा ट्रैकिया हो गया। अब मैं यहाँ आपको 2 मिनट बता देती हूँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स के आगे यहाँ पर आप देख रहे हो ट्रैकिया हो गया और यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया पूरा का पूरा हमारा ट्रैकिया यानी विंड पाइप। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है। आप कभी माउथ ओपन करके देखो तो यहाँ पर हमारे विंड पाइप के ऊपर आपको एक ऐसे टंग जैसा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है। ठीक है, इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्लियर है? ये क्वेश्चन आंसर्स में मैं आपको बताऊंगी। ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है इसका नाम है एपिग्लॉटिस। ये स्मॉल टंग जैसे होता है। ठीक है, तो ये स्मॉल कार्टिलेज का ही बना होता है, टंग जैसे होता है। ये क्या काम करता है इसका, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। इसका मेन क्या रोल होता है, मैंने जैसे आपको बोला फेरिंग्स तक तो फूड और ये साथ जाता है, ऑक्सीजन साथ जाता है। अब जब फेरिंग्स जो है ये बाद में 2 पार्ट में सेपरेट हो जाता है, ये हमारा विंड पाइप आ गया और ये हमारा फूड पाइप आ गया।
ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये विंड पाइप आ गया और ये हमारा हो गया फूड पाइप जिसको हम कहते हैं ईसोफेगस। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, जब हम फूड ले रहे हैं तो ये इस ट्रैकिया को बंद ओपन को क्लोज ओपन, जैसे ही हम फूड ले रहे हैं तो ये जो जैसे ही हम फूड ले रहे हैं ये क्लोज हो जाएगा ताकि फूड इसके अंदर ना जा सके, ताकि जो हमारा फूड पाइप का फूड है, हमारे जो फूड हम ले रहे हैं वो ये जो एपिग्लोटिस बंद कर देगा ताकि ये हमारा विंड पाइप ट्रैकिया के अंदर ना जा सके। तो ये आपको क्लियर हो गया है। अब हम अगला देख लेते हैं, ट्रैकिया यानी विंड पाइप। ये आपको नजर आ रहा है, ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम देख रहे हैं इट इज कवर्ड बाय रिंग ऑफ कार्टिलेज, ये सॉफ्ट बोन की बनी, ये आप देख रहे हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज से कवर होती है। इसका मेन रीजन होता है इट प्रिवेंट्स द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। किसी वजह से एयर इनसाइड नहीं है, एयर यहाँ नहीं है, तो ये कोलैप्स हो सकता है ट्रैकिया। तो ये क्या करता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको कोलैप्स नहीं होने देते। क्लियर है यहाँ पर? चलिए अब एक मिनट, अब हम आगे देखते हैं। अब आगे बढ़ने के पहले आप देखिए, मैंने आपको यहाँ समझाया था ये ट्रैकिया है। पहले मैं आपको यहाँ डायग्राम में समझाती हूँ, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये जो ट्रैकिया लोअर साइड में है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो ट्यूब में डिवाइड हो जाता है। इस दोनों ट्यूब को हम कहते हैं ब्रोंकाई। क्लियर है? तो ये जो हमारा, जैसे मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको, ये हमारा ट्रैकिया है, ठीक है, ये रिंग ऑफ कार्टिलेज से कवर है। इसका लोअर पार्ट दो लॉन्ग ट्यूब में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, लॉन्ग ट्यूब में डिवाइड हो जाता है। लोअर एंड ऑफ ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब, इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई, और सिंगल को हम कहते हैं ब्रोंकस। दोनों को मिला के हम कहते हैं ब्रोंकाई, सिंगल को हम कहते हैं ब्रोंकस। अब ये जो दोनों ट्यूब्स है ये कहाँ जा रहे हैं, लंग्स में। ये कहाँ जा रहे हैं, लंग्स में। ये डायग्राम में मैंने आपको बताया था, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, ये लंग्स में जा रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं, ये लंग्स में जा रहे हैं। अब लंग्स, जैसे मैंने, आप लंग्स के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। ह्यूमन के अंदर 2 लंग्स होते हैं और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, चेस्ट कैविटी। इस चेस्ट कैविटी को हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी, ठीक है। जो चेस्ट कैविटी होती है इसे हम थोरैसिक कैविटी कहते हैं। इस थोरैसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी में लंग लोकेटेड होते हैं। अब ये क्या होते हैं, नीचे जैसे मैंने आपको बोला था ये डायफ्राम होता है ना, यहाँ पर आप देखिए नीचे ये डायफ्राम है हमारा कंप्लीट। तो ये जो डायफ्राम है ये इस लंग्स को एब्डोमेन से, एब्डोमेन हमारा जो है इससे एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी यहाँ नीचे से ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो ये इन दोनों को डायफ्राम सेपरेट करता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारे जो लंग्स है ये एक मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, ये एक थिन मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लियोरा, PLEURA, ठीक है। ये इस थिन मेम्ब्रेन प्लियोरा से कवर होते हैं और ये प्लियोरा बेसिकली प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है। क्लियर हो गया? तो ये जो है, और ये जो लंग्स होते हैं यहाँ हमने दिखाया नहीं है, लेकिन आप सब जानते हो कि ये लंग्स क्या है, रिबगेज से इनक्लोज होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो हमारे ब्रोंकाई है ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, ये छोटी छोटी ब्रांचेस आगे, ये बहुत सारी ब्रांचेस जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल। ईच ब्रोंकस, मैंने आपको बोला था सिंगल इसको हम ब्रोंकस कहते हैं। ये ईच ब्रोंकस, ये आप यहाँ देखिए, ये जो ईच ब्रोंकस है ये छोटी छोटी फर्दर ये डिवाइड हो जाती है ब्रोंकाई के अंदर, और इस ब्रोंकाई के लास्ट में पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। क्लियर है? तो ये जो है यहाँ पर लास्ट में ब्रोंकियोल्स जो है इसके लास्ट में पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे यहाँ मैंने आपको डिटेल में डायग्राम बताया जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। आपको ये नजर आ रहा है पूरा का पूरा एल्वियोलाई, ये सारे एल्वियोलाई हैं। तो एल्वियोलाई जो है ये टाइनी पाउच लाइक एयर सैक होता है एट द एंड ऑफ ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल के एंड में, जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वॉल्स होती है, इसकी जो वॉल्स होती है वो बहुत थिन होती है, और ये क्योंकि इसमें ब्लड कैपिलरीज होती है
मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं जो गैशियस एक्सचेंज को सरफेस एरिया लॉन्ग करके इंक्रीज करके गैशियस एक्सचेंज को इजी करते हैं। तो ये एल्वियोलाई ही है, एल्वियोलर सैक ही है जहां पर ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस यही होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको ब्रोंकाई बताया था, ये जो ब्रोंकाई है यहाँ पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस ब्रोंकाई में, जिसको हम कहते हैं सीलिया। ये एयर के मूवमेंट को इजी बनाते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया है। मैंने एक बार आपको डायग्राम में फिर बता देती हूँ। ये नेजल माउथ नॉस्ट्रिल हो गए, नेजल पैसेज, माउथ कैविटी, फिर हमारा फेरिंग्स आ गया, इसके आगे लैरिंग्स आएगा, बीच में मैंने आपको ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये मैंने आपको बताया था एपिग्लॉटिस, क्लियर है। फिर हमारा ट्रैकिया आ गया, रिंग ऑफ कार्टिलेज आ गया, ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं जो लंग्स में चला जाता है, ब्रोंकाई आगे ब्रोंकियोल में डिवाइड हो जाता है और ब्रोंकियोल के लास्ट में क्या होता है एल्वियोलर सैक। लंग किससे कवर्ड होता है, रिब गेज से, जो रिब से बनी होती है, और लास्ट में क्या होता है डायफ्राम। तो आपको ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्विक एक्सपेरिमेंट है, बहुत सिंपल है। हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं, तो इसका लाइम वाटर टेस्ट है, सबको पता है। आप एक्सेल करो, एक टेस्ट ट्यूब ले लो, इसके अंदर लाइम वाटर डालो, जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डालेंगे लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमने पढ़ा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो चीजें आप यहाँ देख लीजिए। हम जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स में, मैंने आपको बोला था एल्वियोलाई में ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो मैंने आपको बोला था ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है। तो ये जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, हमारे ब्लड में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। एक्चुअली ये हीमोग्लोबिन इसको एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और एक कंपाउंड बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हर सेल तक पहुंचता है। सेल में जब रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो ये हीमोग्लोबिन फिर से CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनाता है जो लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे जो हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्लियर है। अच्छा, एक और बताना है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रोल। हम सब जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत पॉइजनस गैस होती है, लेकिन जैसे मैंने बोला हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड से सबसे ज्यादा होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से, एंड देन लास्ट में ऑक्सीजन से। तो किसी वजह से, जैसे फ्यूल हम बर्न करते हैं या आप बंद कमरे के अंदर आपने फ्यूल बर्न किया है, ऑक्सीजन यूज हो गई तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगी ऑक्सीजन के लैक ऑफ ऑक्सीजन या डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन से। तो हमारा हीमोग्लोबिन क्या करता है, उस कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत ज़्यादा होती है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड क्या करता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, हर सेल तक पहुंचा देता है। तो सेल में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस है। ये जो फेटल, इट क्रिएट्स फेटल हाइपोक्सिया, फेटल है, पर्सन की डेथ हो जाती है, जिसे हम कहते हैं हाइपोक्सिया, क्लियर है। अच्छा, अब जैसे मैंने बोला रेस्पिरेशन, अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा डायरेक्ट रेस्पिरेशन, जहां हम ऑक्सीजन, ह्यूमन बीइंग है, प्लांट्स है, एनिमल है, ऑक्सीजन डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं। लेकिन एक होता है इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। हमने सबने देखा है कैरीज सी डाइवर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि वो हम फिश की तरह, एक्वेटिक एनिमल की तरह गिल्स तो हमें होते नहीं है, लंग्स डिजॉल्व ऑक्सीजन लेके नहीं जाते, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। तो जब ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू लेते हैं तो हम उसे कहते हैं इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। ये क्लियर हो गया है। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में हम देखते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा है और भी हैं, हमारा प्लानिडिया है, पैरामीशियम है। इसके अंदर क्या होता है, सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। कोई ये प्रोकैरियोट्स हैं, इनमें कोई सेल ऑर्गेनल्स तो होते नहीं है। तो यहाँ पर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, जो वाटर बॉडीज में रहते हैं, ऑक्सीजन इन आती है, CO2 आउट हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन इन एंड CO2 आउट, क्लियर है।
अच्छा, अब हम देख लेते हैं सॉइल एनिमल अर्थवर्म। अर्थवर्म इससे थोड़ा हायर एनिमल है। तो इसके अंदर जो अर्थवर्म की जो मॉइस्ट स्किन है, मॉइस्ट स्किन से ये क्या करता है, ऑक्सीजन इन हो जाती है, इसकी मॉइस्ट स्किन ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती है और जो CO2 बनती है वो बाहर निकल जाती है। यानी इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, अर्थवर्म का मॉइस्ट स्किन। अब एक्वेटिक एनिमल जितने भी है उनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, आप ये देख रहे हैं गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये इनमें लंग्स नहीं होते, गिल्स होते हैं। तो गिल्स जो डिजॉल्व वाटर के अंदर, जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं ये, और गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। तो इसका रेस्पिरेशन ऑर्गन है गिल्स। इंसेक्ट्स जितने भी होते हैं, ग्रास हॉपर है, कॉकरोच है, इन सब के अंदर आप देख रहे हो ये टाइनी होल्स होते हैं। इन टाइनी होल्स को कहते हैं स्पाइरिकल्स। और ये होल से ऑक्सीजन कैसे चली जाती है, ट्रैकिया के अंदर। तो इसका रेस्पिरेटरी मेन ऑर्गन जो है वो ट्रैकिया है। स्पाइरिकल से ट्रैकिया में जाते हैं और ये रेस्पायर करते हैं। अब जो बिग एनिमल है या ह्यूमन है, हमने पहले ही पढ़ लिया, ये लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स आपको समझ में आ गया है। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स का थोड़ा अलग होता है, एनिमल्स या ह्यूमन की तरह प्लांट्स में इस तरह से नहीं होता। प्लांट का आप ध्यान रखो, हर ऑर्गन अलग से रेस्पायर करता है। यानी प्लांट के अंदर रूट्स अलग रेस्पायर करेंगी, स्टेम अलग रेस्पायर करेगा, लीव्स अलग रेस्पायर करेगी। प्लांट का हर ऑर्गन अलग अलग रेस्पायर करता है। तो हम देखते हैं प्लांट के अंदर, हम देखते हैं प्लांट स्टेशनरी होता है। प्लांट मूवेबल, तो मूव नहीं करता है, तो इसको लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और प्लांट के अंदर ये सारी प्रोसेस बहुत स्लो होती है। डिफ्यूजन होता है, लेकिन डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस से होता है। हम सबसे पहले देख लेते हैं रूट्स। आप ये देख रहे हो रूट्स, रूट में जो रूट हेयर होता है, ठीक है, रूट सबसे पहले रिस्पायर करता है थ्रू रूट हेयर। और रूट हेयर कहाँ से करता है, आप ये देख रहे हो, यहाँ मैं बताती हूँ। ये रूट सॉइल में होता है, ठीक है, रूट प्लांट सॉइल के अंदर, रूट सॉइल में चली जाती है। तो ये सॉइल के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये सॉइल है, ठीक है। सॉइल के अंदर ये जो छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में गैप होती है। तो इस गैप से रूट है डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन इन लेते हैं और CO2 आउट करते हैं। यानी ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू रूट है फ्रॉम एयर बिटवीन सॉइल पार्टिकल के बीच में से होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, कई बार हम बहुत प्लांट को बहुत सारा वाटर देते हैं, वाटर लॉगिंग हो जाता है। घरों में भी हम गमले लगाते हैं, हम पानी डालते जा रहे हैं और फिर हम बोलते हैं प्लांट मर गया। तो वाटर लॉगिंग से क्या होता है, आप देखिए, ये यहाँ पर पूरा वाटर आ गया, वाटर लॉगिंग हो गया। तो ये जो सॉइल के बीच में गैप बची ही नहीं, पूरा का पूरा वाटर लॉगिंग हो गया। और रूट जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, वो रेस्पिरेशन के काम नहीं आता, वो तो आगे चला जाता है, फोटोसिंथेसिस के काम आता है। रूट जो है वो रेस्पायर, सॉइल पार्टिकल के बीच में जो गैप है वहीं से ऑक्सीजन लेता है। तो उसको ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही है। तो इंस्टेड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, रूट में क्या स्टार्ट होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हम जानते हैं अल्कोहल बन जाता है, जो प्लांट को खत्म कर देता है। अब हम देखते हैं स्टेम के। जो स्टेम होता है, स्टेम में यदि ग्रीन स्टेम है तो उसके अंदर स्टोमेटा होता है, हमको पता है, गार्ड सेल कंट्रोल करता है, ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू इन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाएगा। लेकिन जो बड़े बड़े ट्रीज हैं, है ना, जो बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं, इनके अंदर आपने यहाँ देखा, ट्रीज के अंदर स्मॉल छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स को हम कहते हैं लेंटिकल्स। इस लेंटिकल से ऑक्सीजन इन होगी, CO2 आउट होगी। क्लियर है। अब लास्ट हम देख लेते हैं लीव्स का, ठीक है। चलिए अब हम लीव्स देखते हैं। लीव्स के अंदर क्या होता है, आप सब जानते हो, लीव्स में जैसे स्टोमेटा है वो नीचे नीचे अपर एपिडर्मिस में नहीं होता, लोअर एपिडर्मिस में होता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन कम होना चाहिए। तो लीव्स में क्या होता है, लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, तो ये स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल कंट्रोल करती है। तो स्टोमेटा जैसे ही, रेस्पिरेशन सेम वैसे ही होता है, जैसे स्टोमेटा ओपन होते हैं, ऑक्सीजन इन हुई, CO2 आउट हुई। पर अब होता क्या है कि जो CO2 है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में एज अ बाय प्रोडक्ट बन रही है, इसको बाहर जाना चाहिए। ऑक्सीजन इन होती है तो CO2 आउट होती है। लेकिन हम सबको पता है ड्यूरिंग डे टाइम लीव्स के अंदर, ग्रीन लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है। और हम सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो लीव्स है वो CO2 को मैक्सिमम यूज करती है। वाटर और ये सब 1 to 2% ही यूज होता है, मैक्सिमम यूज होती है CO2। तो जो ग्रीन प्लांट्स CO2 बना रहे हैं दिन में,
तो ये CO2 बाहर ही नहीं जा पाती, लीव्स पूरी की पूरी CO2 को फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेती है, और जो ऑक्सीजन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बनता है वो बाहर जाता रहता है, जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। तो डे टाइम में तो CO2 पूरी यूज हो गई, लेकिन नाइट टाइम में क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है तो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है। ग्रीन लीव्स हैं, स्टोमेटा ओपन हुए, ऑक्सीजन इन हुई और CO2 आउट हुई। इसलिए बोला जाता है रात के टाइम जब आप डेंस फॉरेस्ट में जा रहे हो, जहां पर ऑक्सीजन बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है, आ नहीं पा रही है, तो रात को डेंस फॉरेस्ट में कभी भी ट्रीज के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो CO2 एक्सेल कर रहे हैं, जिससे हमें सफोकेशन हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा एंड होता है। आपको क्लियर हो गया होगा। आप रोज 10-15 मिनट्स मेरे वीडियो देखिए, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, और आप 10th बोर्ड की जो एग्जाम है बहुत अच्छे से आप उसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, और इनकेस आपके कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।